हेलो बच्चों। तो बच्चों, जैसा कि इस ग्रेविटेशन चैप्टर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। स्टार्टिंग में हम लोगों ने केपलर्स लॉज ऑफ मोशन डिस्कस किए, देन वी डिस्कस द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, और लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कंसेप्ट ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, कि किस तरह से एक मास, एक गिवन मास एक दूसरे मास पर बिना उसके फिजिकल कांटेक्ट में आए एक सर्टेन डिस्टेंस पर रखे मास पर भी फोर्स एक्सर्ट कर सकता है। तो मैंने आपको बताया था कि दिस कंसेप्ट ऑफ एक्शन एट ए डिस्टेंस कैन बी अंडरस्टूड एज ए 2 स्टेप प्रोसेस। इसको 2 स्टेप प्रोसेस के थ्रू हम समझ सकते हैं कि सबसे पहले जो हमारा सोर्स मास है वो क्या करता है कि अपने आसपास के रीजन ऑफ स्पेस को मॉडिफाई करके अपना ग्रेविटेशनल फील्ड क्रिएट करता है ना। और ये जो मॉडिफाइड रीजन ऑफ स्पेस है जिसको हम ग्रेविटेशनल फील्ड कहते हैं, इसकी प्रॉपर्टी होती है, मतलब ये मॉडिफिकेशन ही इसमें ये हुआ है कि अगर इस फील्ड में, इस मॉडिफाइड रीजन ऑफ स्पेस में कोई दूसरा मास एंटर करेगा तो ये फील्ड उस पर फोर्स एक्सर्ट करेगा। तो आप समझ सकते हैं कि एक, मान लीजिए हमारे पास एक सोर्स, एक मास है पॉइंट साइज m, इसने अपने आसपास के रीजन ऑफ स्पेस को मॉडिफाई किया, अपना ग्रेविटेशनल फील्ड क्रिएट किया। अब इस फील्ड में अगर कोई मास आता है तो ये फील्ड, ये जो मॉडिफाइड रीजन ऑफ स्पेस है, इसका ग्रेविटेशनल फील्ड ये इस पर फोर्स एक्सर्ट करेगा। अगर यहां पर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी हम I कह दें तो इस पर जो फोर्स एक्सर्ट होगी वो I इंटू m होगी ना। जो इस पर फोर्स आएगी वो जो हमारा ऑब्जेक्ट मास रखा है उसका मास इंटू ग्रेविटेशनल फील्ड के बराबर तो मैग्नीट्यूड होगा फोर्स का, और डायरेक्शन विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फील्ड से हम समझ सकते हैं कि कैसे ये मास इस मास पर इतने डिस्टेंस, इनके बीच में कोई मीडियम ना हो तब भी ये मास इस मास पर फोर्स एक्सर्ट कर सकता है। ठीक है, तो अब यहां इस चैप्टर में हम लोग क्या करेंगे, इस वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे। अभी तक हमने पढ़ा था कि पॉइंट मास मतलब डिस्क्रीट मासेस हैं और सिंगल पॉइंट मास का ग्रेविटेशनल फील्ड कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं किसी पॉइंट पर। एक से ज्यादा अगर 4 पॉइंट मासेस प्रेजेंट है हमारे पास, एक मास डिस्ट्रीब्यूशन है डिस्क्रीट मासेस का, तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हमने डिस्कस किया कि कैसे उस पूरे फील्ड का, मतलब उस पूरे डिस्ट्रीब्यूशन का हम ग्रेविटेशनल फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए, कई बार हमारे पास ऐसे सिस्टम आते हैं, ऐसे मास डिस्ट्रीब्यूशन आएंगे जहां पर जो कंस्टिट्यूएंट मासेस हैं उस सिस्टम के, उनमें इंडिविजुअल मासेस को लोकेट करना पॉसिबल नहीं होता है ना। एग्जाम्पल के लिए जैसे ये यूनिफॉर्म रॉड है, मान लीजिए m मास की रॉड है, l लेंथ की। चलिए दूसरा एग्जाम्पल, मान लीजिए बोर्ड है। बोर्ड हमको पता है कि ये मॉलिक्यूल से, एटम्स मॉलिक्यूल से मिलकर बना है, लेकिन उन कंस्टिट्यूएंट एटम्स या मॉलिक्यूल्स का साइज इतना छोटा है कि नेकेड आई से हम एक सिंगल मॉलिक्यूल या एटम को ऑब्जर्व नहीं कर सकते। या 2 एटम्स, हमको पता है कि मॉलिक्यूल्स या एटम जो है वो एक दूसरे से सेपरेटेड होंगे, बॉन्डिंग होगी उनके बीच में, लेकिन हमको दिखते नहीं है, वी कैन नॉट रिजॉल्व देम ना। और इतने डेंसली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं वो कि मॉलिक्यूल्स अलग अलग लोकेटेड होंगे यहां पर, लेकिन हमको ये सिंगल एंटिटी नजर आती है। तो ऐसे कंटिन्यूअस, ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास का हम किस तरह से ग्रेविटेशनल फील्ड फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहां पे आती है कि हमने पढ़ा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इज ओनली एप्लीकेबल टू पॉइंट मासेस, और किसी भी एक गिवन मास डिस्ट्रीब्यूशन को हम पॉइंट मास तभी मान सकते हैं जब ऑब्जर्वेशन पॉइंट, मतलब जहां पर हमको ग्रेविटेशनल फील्ड निकालना है, वो डिस्टेंस, उस ऑब्जर्वेशन पॉइंट का डिस्टेंस सोर्स मास से, उस सोर्स मास की डायमेंशन से ज्यादा हो, तभी हम इस गिवन मास डिस्ट्रीब्यूशन को पॉइंट मास मान सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा ना हो तो फिर न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन जो है वो उस गिवन मास डिस्ट्रीब्यूशन के लिए डायरेक्टली एप्लीकेबल नहीं होगा, डायरेक्टली हम अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन का ग्रेविटेशनल फील्ड कैसे कैलकुलेट किया जाए, ये हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है। तो अलग अलग तरह के, अलग अलग हम लोग मास डिस्ट्रीब्यूशन, कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन कंसिडर करके उनका ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी निकालना सीखेंगे। ठीक है,
देखिए बेसिकली ये जो हमारा मतलब जो टॉपिक है या जो मेथड है टू फाइंड द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन, ये इंटीग्रेशन मेथड पर बेस्ड है। मैं आपको बेसिक प्रिंसिपल समझाऊं तो हम क्या करते हैं कि जो भी हमको मास डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है, कंटिन्यूअस मास हमको दिया गया है, उसको हम स्मॉल एलिमेंट्स में डिसइंटीग्रेट कर लेते हैं, उसको छोटे छोटे एलिमेंट्स में डिसइंटीग्रेट कर लेते हैं, है ना। और उन एलिमेंट्स का साइज हम इस तरह से लेते हैं कि जो हमारे पास ऑब्जर्वेशन पॉइंट का रेडियल डिस्टेंस आएगा किसी भी एक एलिमेंट से, वो उस एलिमेंट के साइज के कंपैरिजन में इनफाइनाइटली लार्ज होता है। ऑब्जर्वेशन पॉइंट का डिस्टेंस एलिमेंट से एलिमेंट के साइज के कंपैरिजन में इनफाइनाइटली लार्ज होता है। तो हम उस एलिमेंट को, उस गिवन मास डिस्ट्रीब्यूशन के एक छोटे एलिमेंट को पॉइंट मास कंसिडर कर सकते हैं, और उसको पॉइंट मास कंसिडर करते हुए उसकी ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ऐसे ही किसी भी गिवन कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन को हम छोटे छोटे एलिमेंट्स में डिसइंटीग्रेट करेंगे, हर एलिमेंट का अलग ग्रेविटेशनल फील्ड निकालेंगे, और ऑब्जर्वेशन पॉइंट पर कितनी वैल्यू आएगी एक एलिमेंट के ग्रेविटेशनल फील्ड की, और फिर सभी एलिमेंट्स के ग्रेविटेशनल फील्ड का वेक्टर सम करेंगे, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे। तो ये बेसिक सा प्रिंसिपल है कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन का ग्रेविटेशनल फील्ड डिराइव करने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट लेट अस कंसीडर ए यूनिफॉर्म रॉड। मान लीजिए हमको ये एक रॉड गिवन है जिसका मास m और लेंथ l है। यूनिफॉर्म का मतलब यह है कि मास का जो डिस्ट्रीब्यूशन है इस रॉड पर, ठीक है, वो यूनिफॉर्म है। ऐसा नहीं कि रॉड कहीं पर पतली कहीं पर मोटी है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, हर पॉइंट पर इक्वल क्वांटिटी ऑफ मास लोकेटेड है, तो उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। इस रॉड से हमको पॉइंट P पर हमको ग्रेविटेशनल फील्ड फाइंड आउट करना है ड्यू टू दिस यूनिफॉर्म रॉड, और पॉइंट P का जो डिस्टेंस है इस रॉड के एक एंड से हमने x कंसीडर कर लिया है, ठीक है। तो ये हमारे पास पूरी कहानी है। तो हम क्या कर सकते हैं, इस रॉड को छोटे छोटे एलिमेंट्स में डिसइंटीग्रेट कर सकते हैं। ये आप समझते ही हैं कि रॉड जो है वो वन डायमेंशनल डिस्ट्रीब्यूशन है ना, वन डायमेंशनल डिस्ट्रीब्यूशन है मास का, क्योंकि वैसे तो वन डायमेंशनल कोई चीज होती नहीं है, एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज थ्री डायमेंशनल ना। लेकिन क्या है कि इस रॉड की जो थिकनेस है, तो थिकनेस में जो दो डायमेंशंस आएंगी वो इसकी लेंथ के कंपैरिजन में नेग्लिजिबली स्मॉल है। तो हम ये मान सकते हैं उस थिकनेस, वो जो दोनों डायमेंशंस जो बहुत छोटी हैं उनको हम इग्नोर कर दें, तो वी कैन कंसिडर दिस रॉड टू बी ए वन डायमेंशनल बॉडी, और हम ये मान सकते हैं कि जो मास है वो लेंथ के अलोंग डिस्ट्रीब्यूटेड है इसमें, ठीक है। तो जनरली अगर वन डायमेंशनल हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन है मास का, तो हम उसको वन डायमेंशनल एलिमेंट्स में ही, मतलब लीनियर एलिमेंट्स में ही डिसइंटीग्रेट करेंगे। तो हम इसको छोटे छोटे एलिमेंट्स में डिसइंटीग्रेट कर सकते हैं। मान लीजिए जैसे एक एलिमेंट में यहां पे ले लेता हूं, उस एलिमेंट का जो डिस्टेंस है इस एंड से, ठीक है, वो मान लीजिए वो स्मॉल एल है, ठीक है। इस एंड से जो डिस्टेंस है वो मान लीजिए स्मॉल एल है। ये छोटा सा एलिमेंट हम लोग कंसीडर कर रहे हैं इस रॉड का, ठीक है। तो हमको क्या करना है भाई, ये जो डिस्टेंस है यहां से और ऑब्जर्वेशन पॉइंट P तक का, वो हम कैलकुलेट करें तो वो इजिली हम शो कर सकते हैं कि वो आएगा x प्लस स्मॉल एल, है ना। अगर हमको इस एलिमेंट का मास पता हो, अच्छा, और x प्लस एल के कंपैरिजन में इसकी खुद की जो लेंथ है dl वो नेग्लिजिबली स्मॉल है। अच्छा, ये ध्यान रखिएगा यहाँ पे कि अगला जो एलिमेंट आएगा, जैसे ये एलिमेंट लिया हमने, इससे अगला जो एलिमेंट आएगा उसका डिस्टेंस इस एंड पॉइंट से इसकी विड्थ पे डिपेंड करेगा, इस एलिमेंट की विड्थ पे डिपेंड करेगा कि इससे अगले वाले एलिमेंट का डिस्टेंस इस एंड से कितना आएगा। तो क्योंकि इस एलिमेंट की विड्थ की वजह से L इंक्रीज हो रहा है ना, L बेसिकली डिपेंड्स ऑन विड्थ ऑफ द एलिमेंट, तो हमको इस एलिमेंट की जो विड्थ है वो इस L का ही एक छोटा सा फ्रैक्शन कंसीडर करनी पड़ेगी। कहने का मतलब अगर ये डिस्टेंस L है तो विड्थ हैव टू बी कंसीडर्ड एज dl ना, इसको आप dy dz या dr नहीं ले सकते। अगर आपने इसको r लिया होता तो आप इसको dr, इसको आपने y लिया होता तो विड्थ dy, मतलब हमको विड्थ को इसका ही एक छोटा सा फ्रैक्शन कंसीडर करना पड़ेगा। तो मान लीजिए चलिए dl है, तो अगर हम देखें तो dl के कंपैरिजन में ये जो डिस्टेंस है x प्लस l ये इनफाइनाइटली लार्ज है, तो हम इसको पॉइंट साइज एलिमेंट कंसीडर कर सकते हैं, पॉइंट मास मान सकते हैं। और इस पॉइंट मास का ग्रेविटेशनल फील्ड पॉइंट P पर कितना आएगा वो हम लोग पिछली वीडियो में सीख चुके हैं कि एक
m मास अगर है, पॉइंट मास r डिस्टेंस पर, उसका ग्रेविटेशनल फील्ड होता है gm अपॉन r स्क्वायर, और इसकी डायरेक्शन अलोंग द रेडियल लाइन टुवर्ड सोर्स मास होती है ना। तो वही कंसेप्ट हम यहां पर अप्लाई करेंगे। ये पॉइंट मास का तो ग्रेविटेशनल फील्ड डिराइव करना हमको आता है। तो क्या करें बच्चों कि हमको इसका मास और पता करना है, इसका मास कितना है। तो हम यहां पे एक क्वांटिटी कैलकुलेट करेंगे कि भाई हमको पता है कि यूनिफॉर्मली मास डिस्ट्रीब्यूटेड है रॉड पर। L लेंथ का मास कितना है, m किलोग्राम। तो हम निकाल सकते हैं यहां पर मास पर यूनिट लेंथ कि L लेंथ पर m मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, और मास का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है ना, मतलब यूनिफॉर्मली लेंथ के अलोंग मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, कहीं पर कम या कहीं पर ज्यादा मास नहीं है। तो मास पर यूनिट लेंथ का मास कितना आएगा, L लेंथ का मास m है, तो यूनिट लेंथ का मास आ जाएगा m/L। ठीक है। तो अगर हम इस मतलब यूनिट लेंथ का मास m/L आ गया, तो अगर हम एक छोटी सा एलिमेंट लेते हैं जिसकी विड्थ dl है ना, जिसकी विड्थ dl है, उसका मास हम निकालें, तो मास ऑफ एनी एलिमेंट ऑफ विड्थ dl, वो आ जाएगा आपके पास m/L इंटू dl। ठीक है। तो ये हमारे पास में इसका मास आ गया, dl विड्थ के एलिमेंट का मास, जिसको हम dm कह देते हैं। तो पॉइंट P पर अगर हम इसका ग्रेविटेशनल फील्ड निकालें, इस छोटे से मास का स्मॉल ग्रेविटेशनल फील्ड जो आएगा पॉइंट P पर, लेटर से मैं उसको di कह देता हूं, मैग्नीट्यूड लिखा हूं मैं उसका सिर्फ। तो डायरेक्शन मतलब मैग्नीट्यूड आएगा g dm अपॉन जो भी रेडियल डिस्टेंस है एलिमेंट से पॉइंट P तक का, उसके डिस्टेंस का स्क्वायर, x प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक है। dm को हम सब्स्टिट्यूट कर लें तो लिख सकते हैं कैपिटल G, dl को लिख सकते हैं m/L इंटू dl अपॉन x प्लस एल होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों। तो देखिए इसको हमको डिफरेंशिएट मतलब इसको हमको इंटीग्रेट करना है। रीजन क्या है, वैसे तो आप सोचोगे कि हमको तो वेक्टर सम करना है ग्रेविटेशनल फील्ड का, लेकिन देखिए जैसे इस एलिमेंट का ग्रेविटेशनल फील्ड हम निकालेंगे तो यहां से यहां तक हम रेडियल लाइन ड्रॉ करेंगे, तो यही हमारी रेडियल लाइन आ जाएगी। तो ग्रेविटेशनल फील्ड की डायरेक्शन क्या आएगी, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू दिस एलिमेंट, वो अलोंग द रेडियल लाइन टुवर्ड्स मास होगा ना, वो रेडियल लाइन के अलोंग टुवर्ड्स मास होगा। हम देखिए कोई भी एलिमेंट अगर हम इस रॉड पर लेंगे तो उस एलिमेंट से अगर हम रेडियल लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो रेडियल लाइन यही आएगी। तो हर एक एलिमेंट का जो ग्रेविटेशनल फील्ड आएगा वो टुवर्ड्स दैट एलिमेंट आएगा, मीन सभी एलिमेंट सेम डायरेक्शन में आएंगे। तो करना तो हमको वेक्टर सम है हालांकि, क्योंकि ग्रेविटेशनल फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, लेकिन हर एक एलिमेंट की डायरेक्शन पॉइंट P पर, हर एक एलिमेंट की ग्रेविटेशनल फील्ड की डायरेक्शन पॉइंट P पर सेम आ रही है। तो अगर सारे वेक्टर्स एक ही डायरेक्शन में हो तो हमको सिर्फ उनके मैग्नीट्यूड्स का अलजेब्रिक सम करना होता है ना। तो हम यहां पर लिख सकते हैं द नेट ग्रेविटेशनल फील्ड I विल बी इंटीग्रल dA, कि सभी एलिमेंट्स के ग्रेविटेशनल फील्ड का के मैग्नीट्यूड्स का हम अलजेब्रिक सम कर ले, दैट विल बी द नेट ग्रेविटेशनल फील्ड एट पॉइंट P। तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे इस एक्सप्रेशन को, तो इसमें G कैपिटल M/L कांस्टेंट आएगा, इंटीग्रेशन करना है हमको dl अपॉन x प्लस एल का होल स्क्वायर। इंटीग्रेशन कहां से कहां तक करेंगे, देखिए सबसे मतलब ये जो क्वांटिटी है x प्लस एल, इसको हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, देखिए इंटीग्रेशन हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू dl। तो l मतलब l की वैल्यू यहां पर सबसे इधर वाला जो एलिमेंट होगा उसके लिए l 0 है, और यहां वाला जो एलिमेंट है उसके लिए l कैपिटल L है। तो इसको हम अगर dl के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करें तो dl के रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेट सब्स्टिट्यूट करेंगे, मतलब लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे फ्रॉम 0 टू कैपिटल L। तो 0 टू कैपिटल L बच्चों हमको इसको इंटीग्रेट करना है। इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो ये हमारे पास में जो रिजल्टेंट ग्रेविटेशनल फील्ड है ना पॉइंट P पर ड्यू टू दिस यूनिफॉर्म रॉड, वो आ जाएगा। तो देखिए इंटीग्रेट कैसे करें इसको, dl अपॉन x प्लस एल का होल स्क्वायर। तो आप क्या कर सकते हैं, इसको x प्लस एल होल स्क्वायर को या इस तरह से कीजिए, इसको आप x प्लस एल होल स्क्वायर है, इसकी पावर -2 लिख लीजिए,
ये आ जाएगा g कैपिटल M बाय L और x प्लस L रेज टू द पावर -2 इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू कैपिटल L और dl। तो पहले तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो यह आ जाएगा g कैपिटल M बाय L x प्लस L रेज टू द पावर -2 प्लस 1 -2 प्लस 1 करेंगे तो आ जाएगा x प्लस L रेज टू द पावर -1 और जो इसकी पावर है -1 उससे डिवाइड कर देंगे और साथ ही साथ डिनोमिनेटर में हम लोग क्या करेंगे, जो x प्लस L है उसका डिफरेंशिएशन करेंगे ना, जो ब्रैकेट के अंदर टर्म है उनका डिफरेंशिएशन कर लेंगे डिनोमिनेटर में। तो ये हमारे पास इंटीग्रेशन आएगा। तो देखिए इंटीग्रेशन की जो वैल्यू आएगी हमारे पास g कैपिटल M बाय L, बाकी इसमें से L मतलब x जो है वो कांस्टेंट है, हर एक एलिमेंट के लिए देखिए ये जो डिस्टेंस है तो कांस्टेंट आएगा, तो x कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन तो 0 आएगा। L का डिफरेंशिएशन सॉरी d बाई dl करना था हमको और L का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 ना, d बाई dl ऑफ L विल बी 1। तो ये 1 प्लस 0 हमारे पास 1 ही आएगा। तो बेसिकली हमारे पास इंटीग्रेशन आएगा -1 अपॉन x प्लस L और इसका इंटीग्रेशन करेंगे हम 0 टू कैपिटल L, मतलब ये लिमिट्स हमको सब्स्टिट्यूट करनी है। तो g कैपिटल M अपॉन कैपिटल L अपर लिमिट पुट करें तो -1 अपॉन x प्लस x तो कांस्टेंट है, वेरिएबल हमारा L, तो L की जगह पर पहले अपर लिमिट पुट करेंगे तो कैपिटल L आ जाएगा। फिर माइनस है हमारा फंक्शन नेगेटिव है, फिर अपर लिमिट में से हम लोअर लिमिट को माइनस करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा अपॉन 1 अपॉन x और अब की बार L की जगह पर सब्स्टिट्यूट कर लेंगे 0। तो बेसिकली बच्चों हमारे पास ये जो रिलेशन आएगा वो आएगा g कैपिटल M अपॉन L इंटू 1 अपॉन x माइनस 1 अपॉन x प्लस L। ठीक है, तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए यूनिफॉर्म रॉड along its length on any point which lies along its length। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से देखिए कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन जो हमने ये यूनिफॉर्म रॉड ली थी उससे हम ग्रेविटेशनल फील्ड निकाल सकते हैं कि उसके एक्सिस उसकी लेंथ के अलोंग किसी भी पॉइंट पर ग्रेविटेशनल फील्ड कितना आएगा। बच्चों नेक्स्ट जो हमको मास डिस्ट्रीब्यूशन लेना है वो लेना है यूनिफॉर्म रिंग। रिंग मतलब कि एक तरह से रॉड को ही या वायर को ही मान लीजिए अगर आप सर्कुलर शेप में बेंड कर देते हैं ना, जैसे हमारे पास वो यूनिफॉर्म रॉड थी या यूनिफॉर्म वायर थी, उसी यूनिफॉर्म रॉड या वायर को हम सर्कुलर शेप में बेंड कर दें तो इस तरह का एक मास डिस्ट्रीब्यूशन आप देख पाएंगे ना। इस तरह का एक मास डिस्ट्रीब्यूशन आएगा जहां पर कि जो टोटल मास है वो इस सर्कुलर रिंग मतलब इस सर्किल के सर्कमफेरेंस के अलोंग डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इसको रिंग कहा जाता है। ठीक है, मान लीजिए इस गिवन रिंग का मास m है और इसका ये जो सर्किल है इसका रेडियस कैपिटल R है। ये भी मतलब जनरली अगर इसको देखा, वैसे तो इसकी ज्योमेट्री 2 डायमेंशनल है ना, इसका कोई भी एलिमेंट आप लेंगे उसके 2 कोऑर्डिनेट आएंगे, x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट। लेकिन है क्या कि क्योंकि यहां पर मास का जो डिस्ट्रीब्यूशन देखा जाए तो मास किसी एरिया पर डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है ना, मास का डिस्ट्रीब्यूशन 2 डायमेंशनल नहीं है। मास अभी भी हम कह सकते हैं एक ही लाइन के अलोंग डिस्ट्रीब्यूटेड है। वो लाइन जो है वो क्या है, वो इस रिंग का सर्कमफेरेंस है ना, जो मास जो है वो इस रिंग के सर्कमफेरेंस के अलोंग डिस्ट्रीब्यूटेड है, ऐसा हम लोग मान सकते हैं। तो और इस सर्कमफेरेंस की जो लेंथ है वो कितनी आएगी, अगर रेडियस कैपिटल R है तो लेंथ विल बी 2 पाई r। तो सबसे पहले यहां पे भी हम लोग क्या करते हैं, मास पर यूनिट लेंथ निकाल लेते हैं कि इस रिंग के लिए मास पर यूनिट लेंथ की वैल्यू क्या होगी। इसको लीनियर मास डेंसिटी कहा जाता है ना, मास पर यूनिट लेंथ को कहा जाता है लीनियर मास डेंसिटी। ठीक है बच्चों, तो देखिए लीनियर मास डेंसिटी यहां पर टोटल मास है रिंग का m और जो लेंथ है जिस लेंथ के अलोंग ये मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है वो लेंथ है 2 पाई r। तो m अपॉन 2 पाई r विल बी दी लीनियर मास डेंसिटी और मास पर यूनिट लेंथ अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ दिस रिंग।
अब देखिए हम दो अलग अलग पॉइंट पर हमको इसका ग्रेविटेशनल फील्ड निकालने के लिए कहा जा सकता है। एक तो एट द सेंटर ऑफ द रिंग और एक अ पॉइंट विच लाइज ऑन द एक्सिस ऑफ द रिंग। एक्सिस मतलब एक्सिस होता है एक लाइन जो कि प्लेन के मतलब इस रिंग के सेंटर से पास होती हो और रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर। तो मान लीजिए अगर मैं ये कंसिडर करूं दिस लाइन विच पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द रिंग, जो रिंग के सेंटर से पास होती है और रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो ये लाइन जो है ये कहलाएगी एक्सिस ऑफ द रिंग। तो इस एक्सिस पर ही सेंटर से एक सर्टेन डिस्टेंस पर हम एक पॉइंट कंसिडर करेंगे और इस रिंग की वजह से इस पॉइंट पर ग्रेविटेशनल फील्ड फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले हम लोग डिराइव करेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड एट दी सेंटर ऑफ ए यूनिफॉर्म रिंग। ठीक है, अब देखिए मैं इस रिंग का कोई भी एक छोटा सा एलिमेंट ले लेता हूं। लेट अस से दिस एलिमेंट टू बी dx। अच्छा, ये एलिमेंट मैं dx ले सकता हूं, dl ले सकता हूं, dy, dz कुछ भी ले सकता हूं, क्योंकि यहां पर मैं जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है उस ऑब्जर्वेशन पॉइंट से अगर इस कोई भी एलिमेंट है उसको अगर मैं डिस्टेंस लूंगा, रेडियल डिस्टेंस ना, तो वो रेडियल डिस्टेंस इस रिंग के सर्कल के बराबर ही आएगा। मींस इसकी विड्थ से, इस एलिमेंट की विड्थ से ऑब्जर्वेशन पॉइंट का जो डिस्टेंस है यहां पर वो इंडिपेंडेंट है। इस विड्थ का इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई भी एलिमेंट लेंगे, कितनी भी विड्थ का ले, वो कैपिटल आर ही आएगा, है ना। तो इसलिए इसको हम कुछ भी ले सकते हैं, इसकी विड्थ को अब हम कुछ भी मान सकते हैं dx। तो इस एलिमेंट का जो मास आएगा dm, वो कितना आएगा, वो आ जाएगा यूनिट लेंथ का मास है m/2πr। मींस इस रिंग पर अगर हम यूनिट लेंथ लेते हैं तो उसका मास m/2πr है। तो dx विड्थ का मास कितना आएगा, m/2πr इंटू dx। इसका हमने यहां से और सर्किल तक इसको ज्वाइन किया तो ये रेडियल डिस्टेंस हमारा कैपिटल आर ही आ गया, जितना इस रिंग का रेडियस है। अगर हम ग्रेविटेशनल फील्ड निकालेंगे सेंटर पर इस छोटे से एलिमेंट की वजह से, तो वो इस डायरेक्शन में आएगा, अलोंग द रेडियल लाइन टुवर्ड्स मास, सोर्स मास। किसी भी पॉइंट पर एक गिवन मास का जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो उसी लाइन के अलोंग होता है जो लाइन ऑब्जर्वेशन पॉइंट को सोर्स मास से ज्वाइन करती है ना, उसके सेंटर को, सोर्स मास के सेंटर को और ऑब्जर्वेशन पॉइंट को ज्वाइन करने वाली सेंट्रल लाइन के अलोंग ग्रेविटेशनल फील्ड होता है और टुवर्ड्स मास होता है, मास की तरफ उसकी डायरेक्शन होती है। मास अट्रैक्ट करता है किसी भी मास को, ये जो मास है इसका ग्रेविटेशनल फील्ड उसको सोर्स मास की तरफ फोर्स एक्सर्ट करेगा। तो ये आ गया इसका। तो हम देखें इसका ग्रेविटेशनल फील्ड डी आई आएगा कितना, इसका ग्रेविटेशनल फील्ड डी आई का मॉड लिखा हूं मैं, सिर्फ मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन तो मैंने मार्क कर दी यहां पर, जी डीएम अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह से हर एक एलिमेंट का हम ग्रेविटेशनल फील्ड निकालेंगे और उसका सम करके, वेक्टर सम करके रिजल्टेंट ग्रेविटेशनल फील्ड निकाल सकते हैं। अब देखिए यहां पर है क्या कि सेंटर पर हमको ग्रेविटेशनल फील्ड निकालना है और इस रिंग की हम ज्योमेट्री को ऑब्जर्व करें तो हम देख सकते हैं कि रिंग जो है वो डायमीटर के अबाउट सिमेट्रिकल होता है। मतलब ये जो हाफ पार्ट है इधर का और ये जो हाफ पार्ट है ये एक दूसरे की मिरर इमेजेस है ना, ये हाफ पार्ट और ये हाफ पार्ट एक दूसरे की मिरर इमेजेस है। डायमीटर जो है वो एक्सिस ऑफ सिमेट्री है एक तरह से, जो इस रिंग को दो सिमेट्रिकल हाफ में ना, दो एक जैसे हिस्सों में इसको बांट देता है, इसको दो सिमेट्रिकल हाफ में डिवाइड करता है। तो सिमेट्री का मतलब आप समझते हैं कि अगर यहां पर इस पॉइंट पर एक dx विड्थ का एलिमेंट है तो इधर भी इक्वल विड्थ का एक एलिमेंट लाई करेगा, यहां पर भी सेम विड्थ का एक एलिमेंट dx होगा। अगर सेम विड्थ का एलिमेंट है तो उसका मास भी बराबर होगा dm, डिस्टेंस तो बराबर है ही, जो कि इस रिंग के कैपिटल आर, रिंग के रेडियस कैपिटल आर के बराबर है ना, सेंटर से इस एलिमेंट का डिस्टेंस भी कैपिटल आर आएगा। इसका ग्रेविटेशनल फील्ड लेकिन आएगा इस मास की तरफ, डीएम की तरफ, है ना। तो हम देखिए इसका ग्रेविटेशनल फील्ड जो आएगा, लेट अस से दैट टू बी डी आई डैश, उसका मॉड लिखें तो वो भी जी डी एम अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर आएगा। अब ये डीएम और ये डीएम बराबर है क्योंकि विड्थ एलिमेंट की बराबर है, तो इनका जो ग्रेविटेशनल फील्ड आएगा वो इक्वल आएगा, मैग्नीट्यूड इक्वल आएगा, डायरेक्शन हम ऑब्जर्व करें तो अपोजिट आएगी। अब इन दोनों का वेक्टर सम करेंगे तो क्या आएगा, रिजल्टेंट विल बी 0 because these are two equal vectors having opposite direction। ऐसे ही इस सिमेट्रिकल हाफ में ये एलिमेंट लोगे आप, इसकी विड्थ मान लो dx2 मान लो, इसको dx1, इसको dx1 डैश मान लो, तो इसकी डायमेट्रिक अपोजिट पोजीशन पर
है ना, क्योंकि ये सिमेट्री है, सिमेट्रिकल हाफ है, तो जितनी विड्थ का एलिमेंट यहां पर आएगा उतना ही इसके डायमेट्रिकल अपोजिट पोजीशन पर हम इक्वल विड्थ का एलिमेंट ले सकते हैं dx2 डैश, क्योंकि इनकी विड्थ बराबर है, इनका मास बराबर होगा, सेंटर से दोनों का डिस्टेंस बराबर है, इसका ग्रेविटेशनल फील्ड और इसका ग्रेविटेशनल फील्ड इक्वल एंड अपोजिट आएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। ऐसे ही इस हाफ पोर्शन के लिए जितने भी इस हाफ पोर्शन पे एलिमेंट आएंगे उसके डायमेट्रिकली अपोजिट हाफ पोर्शन पर उसका सिमेट्रिक एलिमेंट लाई करेगा इक्वल विड्थ का, जिसका मास बराबर होगा, जिसका सेंटर से डिस्टेंस बराबर है। दोनों एलिमेंट के इधर और इधर वाले एलिमेंट के ग्रेविटेशन फील्ड बराबर आएंगे लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में आएंगे, कैंसिल आउट होंगे। अगर आप सम करोगे ना नेट टोटल ग्रेविटेशनल फील्ड निकालने के लिए तो वो 0 आएगा। ठीक है, तो जो एलिमेंट्स हैं वो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब इस तरह से अरेंज है इस मास डिस्ट्रीब्यूशन में कि हर एक एलिमेंट का ग्रेविटेशनल फील्ड उसके सिमेट्रिकली अपोजिट एलिमेंट के ग्रेविटेशनल फील्ड से न्यूट्रलाइज हो जाएगा, तो सेंटर पर जो ग्रेविटेशनल फील्ड आएगा वो 0 आएगा। ठीक है बच्चों, तो सेंटर पर तो ग्रेविटेशनल फील्ड 0 हो गया, क्या एक्सेस पर भी 0 होगा? अगर हम एक्सेस पर कैलकुलेट करें तो देखिए एक्सेस के लिए हम लोग इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो एक्सेस के लिए थोड़ा डायग्राम हमको चेंज करना पड़ेगा बच्चों इसका, क्योंकि एक्सेस जो आएगा वो इसके प्लेन के परपेंडिकुलर आएगा। तो अगर हम बोर्ड पर इसको इस तरह से ड्रॉ करते हैं, इसका प्लेन ड्रॉ करते हुए, तो ये एक्सेस ये आएगा, है ना। चलिए कुछ इसी में समझिए, देखिए एक्सेस ये आ गया, मान लीजिए डिस्टेंस हमने मान लिया कुछ भी x मान लिया, एक्सेस के अलोंग ये जो डिस्टेंस है यहां पे कोई पॉइंट है p, इसको अगर मैं ड्रॉ करूंगा तो मैं इस तरह से ड्रॉ करूंगा, देखिए ये हमारा इस तरह से रखा है रिंग, है ना, वर्टिकल प्लेन में रखा है, बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर है रिंग का प्लेन जो है, ये रिंग जो है वो बोर्ड के प्लेन में ही लाई करता है। ये जो रिंग मैंने ड्रॉ किया है इसका प्लेन बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर इस तरह से ड्रॉ किया है मैंने इसको, और ये इसका एक्सिस है। इसके एक्सिस पर इसके सेंटर से हम x डिस्टेंस पर एक पॉइंट कंसिडर कर रहे हैं P, जहां पर हमको ग्रेविटेशनल फील्ड निकालना है। तो यहां पे देखिए वो पॉइंट ये है, तो मुझको क्या करना है, इस रिंग को छोटे छोटे एलिमेंट्स में डिसइंटीग्रेट करना है और इस ऑब्जर्वेशन पॉइंट P पर हर एक एलिमेंट का ग्रेविटेशनल फील्ड निकालना है। तो उसके लिए मुझको एलिमेंट का मास पता करना है, तो वो तो मैं कैलकुलेट कर लूंगा कि मान लीजिए मैंने यहां पर एक एलिमेंट लिया dx विड्थ का, तो उसका मास कितना आ जाएगा, dm इक्वल्स टू m/2πr इंटू dx, जैसे हमने पिछली बार कैलकुलेट किया था कि यूनिट लेंथ का मास m/2πr है, तो कोई भी एलिमेंट अगर हम रिंग का लेंगे जिसकी विड्थ dx होगी तो उसका मास m/2πr इंटू dx होगा। अब डिस्टेंस अगर हमको मार्क करना है तो देखिए ये डिस्टेंस तो हो गया रेडियस ऑफ द रिंग और ये डिस्टेंस हमारा x है, तो इस एलिमेंट का जो डिस्टेंस आएगा ना, जो रेडियल डिस्टेंस, इस एलिमेंट को ऑब्जर्वेशन पॉइंट से जो लाइन ज्वाइन करेगी वो लाइन हमारी ये आएगी, समझ रहे बच्चों, ये लाइन होगी हमारी, और हमारा ग्रेविटेशन फील्ड भी इसी लाइन के अलॉन्ग आएगा। ठीक है, अब ये वाला एलिमेंट मान लीजिए मैं यहां एलिमेंट लूंगा, तो उसके लिए जो रेडियल डिस्टेंस आएगा वो ये आएगा, ये डिस्टेंस इसके लिए भी r है, तो उसके लिए डिस्टेंस r आएगा। अब आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जैसे ये एलिमेंट मैंने लिया था, इसके लिए डिस्टेंस कितना आएगा, ये √x² प्लस r², मतलब जैसे मैंने यहां पे एलिमेंट लिया था पहला, उसके लिए डिस्टेंस कितना आएगा, अगर ये हमारा मान लीजिए रिंग का रेडियस कैपिटल R है तो ये डिस्टेंस आएगा हमारा √x² प्लस कैपिटल R²। ठीक है बच्चों, तो जैसे ये एलिमेंट है हमारा, तो इस एलिमेंट का डिस्टेंस ये जो हमारा डिस्टेंस है ये √x² प्लस r², ये जो डिस्टेंस है ये √x² प्लस r²। अगर मैं सर्कमफेरेंस के किसी भी पॉइंट से इस एक्सियल पॉइंट को ज्वाइन करूंगा तो डिस्टेंस हमारा x² प्लस r² आएगा। कहने का मतलब इस सर्कमफेरेंस के हर एक पॉइंट का डिस्टेंस पॉइंट P से बराबर है, कितना, √x² प्लस r²। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि एक्सियल पॉइंट पर जो ग्रेविटेशनल फील्ड आएगा हमारा सभी एलिमेंट का वो सेम डायरेक्शन में नहीं है। ये देखिए इसका जो ग्रेविटेशनल फील्ड आएगा, इसका जो ग्रेविटेशनल फील्ड आएगा वो इस डायरेक्शन में होगा, इस रेडियल लाइन के अलॉन्ग, इसका ग्रेविटेशनल फील्ड इस रेडियल लाइन के अलॉन्ग आएगा, है ना। तो यहां पर क्या करेंगे, यहां पर हम सिमेट्री को एक्सप्लॉइट करेंगे इसकी, कि रिंग जो है वो डायमीटर के अबाउट सिमेट्रिकल है, तो जैसे ही हमने dx विड्थ का एलिमेंट लिया तो इसके इक्वल, जैसे पिछले वाले केस में हमने कंसिडर किया था, इसके डायमीटर के अपोजिट
पोजीशन पर इक्वल विड्थ का एलिमेंट ले लेंगे जिसका मास इसके बराबर ही होगा, क्योंकि इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस बराबर है तो दोनों के ग्रेविटेशनल फील्ड बराबर आएगा। लेकिन अंतर क्या है, इसका ग्रेविटेशनल फील्ड इस लाइन के अलोंग आएगा, इसका ग्रेविटेशनल फील्ड इस लाइन के अलोंग आएगा। इस तरह से आएंगे इन दोनों के ग्रेविटेशनल फील्ड। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे इनकी ग्रेविटेशन डायमेट्रिकली अपोजिट एलिमेंट्स जिनके ग्रेविटेशनल फील्ड बराबर है, ठीक है, एक्सिस से ये जो डिस्टेंस आएगा ना ये बराबर है। आप देखिए सभी एलिमेंट के लिए जो ट्राइंगल बनेगा ना ये एक जैसा बनेगा। सभी एलिमेंट्स के लिए ये जो ट्राइंगल बनेगा इसमें ये कैपिटल आएगा, ये एक्स आएगा, ये हाइपोटेन्यूज अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होगी। ऐसा ही ट्राइंगल बनेगा हर एक एलिमेंट के लिए। तो यहां पे अगर हम ये एक्सिस से जो रेडियल लाइन है इसका जो ग्रेविटेशनल फील्ड आएगा वो इस डायरेक्शन में आएगा ना, तो ये जो ग्रेविटेशनल फील्ड एक्सिस से जो एंगल बना रहा है इसको हम थीटा मान सकते हैं। तो इस एलिमेंट और इसके डायमेट्रिकली अपोजिट एलिमेंट के लिए हम क्या करेंगे, इनके ग्रेविटेशनल फील्ड को रिजॉल्व करेंगे। इनके एक कंपोनेंट तो आएंगे इस तरह से एक्सिस के परपेंडिकुलर और एक एक कंपोनेंट आ जाएंगे एक्सिस के पैरेलल। क्योंकि ये दोनों इक्वल विड्थ के हैं इनका ग्रेविटेशनल फील्ड भी बराबर आएगा, डिस्टेंस भी बराबर है, तो ग्रेविटेशनल फील्ड इक्वल आएगा। तो ये जो कंपोनेंट और थीटा भी सेम है सबके लिए, तो ये जो वर्टिकल कंपोनेंट्स हैं इनके ये इक्वल एंड अपोजिट आ जाएंगे, न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। और ये जो कंपोनेंट आएंगे जो एक्सिस के अलोंग आएंगे टुवर्ड्स द सेंटर, ये दोनों एक ही डायरेक्शन में आएंगे। इस तरह से हम हर एक एलिमेंट के डायमेट्रिकली अपोजिट सिमेट्रिकली अपोजिट एलिमेंट जो आएगा उसके डायमेट्रिक अपोजिट पोजीशन पर है ना इक्वल विड्थ का, उसके ग्रेविटेशनल फील्ड के जैसे ये दोनों लेंगे तो इनके ग्रेविटेशनल फील्ड ये आ जाएंगे, तो इनके ये कंपोनेंट कैंसिल आउट हो जाएंगे, एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट आएंगे। तो हर एक एलिमेंट का एक्सिस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आएगा ग्रेविटेशनल फील्ड का वो उसके सिमेट्रिक अपोजिट एलिमेंट के ग्रेविटेशनल फील्ड के वर्टिकल मतलब एक्सिस के परपेंडिकुलर कंपोनेंट से न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो सभी एलिमेंट्स के जो ग्रेविटेशनल फील्ड आएंगे वो सिर्फ एक्सिस के अलोंग आएंगे और टुवर्ड्स द सेंटर आएंगे। ठीक है, ये सीधा सा तरीका है। तो देखिए मैं क्या करता हूं, दो एलिमेंट ले लेता हूं ये और ये अगर हमने dx विड्थ का लिया तो ये भी हम सेम विड्थ का ले रहे हैं, सिमेट्री है, ले सकते हैं। हर एक हाफ पोर्शन पे जितने भी एलिमेंट आएंगे इक्वल विड्थ के एलिमेंट अदर हाफ पे कंसिडर किए जा सकते हैं क्योंकि डायमेट्रिक अबाउट ये रिंग सिमेट्रिकल है। दोनों का मास बराबर आएगा dm m मतलब ये dm m by 2 pi r dx। इसमें से इसका जो ग्रेविटेशनल फील्ड है di उसका मॉड आ जाएगा g dm by एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर। मास इसका भी बराबर है इसका जो ग्रेविटेशनल फील्ड आएगा उसको डी आई डैश कह दे, तो डी आई डैश का मॉड आएगा जी डीएम अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, क्योंकि डिस्टेंस इसका भी वही आएगा और एक ही जैसे ट्राइंगल बनेंगे तो ये एंगल और एंगल भी थीटा है। ये डी आई है, ये डी आई डैश है। अब देखिए इन दोनों डी आई और डी आई डैश को जब हम रिजॉल्व करेंगे एक कंपोनेंट आएगा डी आई का इस डायरेक्शन में, एक कंपोनेंट आएगा डी आई डैश का इस डायरेक्शन में। यह आ जाएगा डी आई साइन थीटा, यह आ जाएगा डी आई डैश साइन थीटा। तो ये डी आई साइन थीटा और डी आई डैश साइन थीटा बीइंग इक्वल एंड अपोजिट ये कैंसिल आउट हो जाएंगे क्योंकि डी आई और डी आई डैश का मॉड बराबर है ना, डीएम और डीएम बराबर है तो डी आई और डी आई डैश का मॉड बराबर है और थीटा भी सेम है, तो डी आई साइन थीटा और डी आई डैश साइन थीटा बीइंग इक्वल एंड अपोजिट न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। सिर्फ ये कंपोनेंट आएगा कौन सा है, डी आई का भी कॉस थीटा और डी आई डैश का भी कॉस थीटा। इसी तरह से हर एक एलिमेंट का जो सिमेट्रिक एलिमेंट है वो उसके इस कंपोनेंट को जो एक्सिस के परपेंडिकुलर कंपोनेंट आएगा उसको कैंसिल आउट कर देगा और हर एलिमेंट के सिर्फ ये कंपोनेंट बचेंगे जो एक्सिस के अलोंग है टुवर्ड्स द सेंटर। इन कंपोनेंट को हमको ऐड कर लेना है और इनका सिंपल एल्जेब्रिक सम हो सकता है बिकॉज ऑल एलिमेंट्स एक्टिंग अलोंग द एक्सिस दे हैव सेम डायरेक्शन ना, सभी अलोंग द एक्सिस टुवर्ड्स द सेंटर एक्ट करेंगे। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा नेट ग्रेविटेशनल फील्ड जो आएगा वो आएगा सभी एलिमेंट्स के ग्रेविटेशनल फील्ड डी आई का कॉस थीटा कंपोनेंट का सम, क्योंकि सभी के जो साइन थीटा कंपोनेंट है जो कि एक्सिस के परपेंडिकुलर है ना, वो तो कैंसिल आउट हो जाएंगे सभी के, उनके सिमेट्रिकली अपोजिट पोजीशन पर जो एलिमेंट है उसके ग्रेविटेशनल फील्ड से। तो सिर्फ और सिर्फ cos थीटा कंपोनेंट बचेंगे सभी के और वो cos थीटा एक ही डायरेक्शन में आएंगे अलोंग द एक्सिस टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ ये। इनको हमको ऐड करना है। देखिए डी आई की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करें तो डी आई आ जाएगा जी
dm को लिख सकते हैं हम m बाय 2 पाई r इंटू dx, ठीक है, और ऑब्वियसली एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। अब देखिए थीटा भी हमारा कांस्टेंट है, जैसा मैंने भी आपको समझाया था कि हर एक एलिमेंट के लिए सेम इसी तरह का ट्रायंगल बनेगा। ये डिस्टेंस आर आएगा, ये एक्स आएगा, और ये डिस्टेंस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर आएगा। ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, और ये क्वांटिटी तो कांस्टेंट है। तो हमारा सिर्फ एक ही वेरिएबल बचा dx, उसको हमको इंटीग्रेट करना है, बाकी सबको हम कांस्टेंट लिख सकते हैं। तो g कैपिटल M अपॉन 2 पाई इंटू कैपिटल R इंटू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। कॉस थीटा भी सब्स्टिट्यूट कर लीजिए ना, कॉस थीटा भी सब्स्टिट्यूट कर लीजिए। तो कॉस थीटा आएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा विल बी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस देखे, बेस विल बी एक्स ना, बेस तो हमारा ये डिस्टेंस हो गया, ये एंगल 90 डिग्री है, तो बेस हमारा ये डिस्टेंस हो गया। एक्सियल डिस्टेंस मींस सेंटर से एक्सिस एक्सियल पॉइंट तक का डिस्टेंस वो हमने एक्स लिया है। तो कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। और इंटीग्रेशन किसका करना है हमको? सिंपल डीएक्स का। अब डीएक्स का है एलिमेंट है, सभी एलिमेंट को सम करेंगे तो टोटल पूरे रिंग पर सभी एलिमेंट की विड्थ का सम क्या आएगा? पूरे सर्कमफेरेंस की लेंथ। सर्कमफेरेंस की लेंथ आ जाएगी 2 पाई आर। तो ये हमारा फाइनली मैं सब्स्टिट्यूट लिखूं इसको तो ये आ जाएगा आई इक्वल टू जी कैपिटल एम अपॉन 2 पाई कैपिटल आर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर हो जाएगी 3/2। 1 ये है, हाफ ही हो जाएगी, तो 1.5 मतलब 3/2 इंटू एक्स और बाकी इंटू 2 पाई आर, जो हमारा इंटीग्रल डीएक्स आएगा। 2 पाई आर कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू आएगी जी कैपिटल एम इंटू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2। ठीक है बच्चों, ये हमारा नेट ग्रेविटेशनल फील्ड आएगा पॉइंट पी पर। और डायरेक्शन आप समझ ही रहे, जो सभी हैं एलिमेंट्स के cos थीटा कंपोनेंट है अलोंग द एक्सिस टुवर्ड्स द सेंटर वेक्टर है। तो यहां पर भी जो ग्रेविटेशनल फील्ड की डायरेक्शन आएगी वो अलोंग द एक्सिस टुवर्ड्स द सेंटर आएगी। ठीक है बच्चों, तो दिस वाज the method by which we can derive the expression for gravitational field intensity along the axis of the uniform ring। सेंटर पर मैंने आपको बताया कि सेंटर पर ग्रेविटेशनल फील्ड इसके 0 आएगा। ठीक है बच्चों।